सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कैसे आ हैं रही है ब्रिजमोहन नमस्कार। जी? सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ रही है आपकी आवाज। चलिए, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बातचीत हो पा रही है, इसीलिए आज सबसे पहला दिन मैंने थोड़ा सा रखा कि चलो एक काफ़ी लंबा गैप हो गया हम लोगों के बातचीत में, तो थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आगे नेक्स्ट कल से तो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे ही। तो कुछ डिस्कशन करने हैं, आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है, लेकिन डिस्कशन के साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मेरे को लगा आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मुझे राजू जी ने एक रिपोर्ट भेजी थी, ब्लड रिपोर्ट थी, और साथ ही साथ उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो अस्थमा की प्रॉब्लम है मतलब ये तो उनके सिम्टम्स है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, या फिर हो सकता है अंदर ट्रैकिया में या ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन हो गया हो। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके लिए हमने पहले भी काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं हम लोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कार्डियक अस्थमा, इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, जब बात ब्लड रिपोर्ट की होती है तो ब्लड रिपोर्ट से कुछ खास चीज़ें हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि ब्लड रिपोर्ट जब भी आप किसी का देखते होंगे, नॉर्मली जो ब्लड रिपोर्ट सीबीसी हम लोग कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन रहता है। उसके बाद वही रेड ब्लड सेल्स के कुछ चीज़ें रहती है जो नीचे की तरफ रहती है। इसमें मेन बीच में आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलेगी जिनके नाम के लास्ट में साइट या फील रहेगा। साइट मतलब हो गया लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारी चीज़ें इस तरह के जिसके नाम के बाद में साइट्स रहेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके नाम के लास्ट में फिल होता है, जैसे स्नोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल भी है। तो जब भी आप किसी का ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो एक तो उसमें आप हीमोग्लोबिन देखिए। अक्सर मैक्सिमम लोगों का हीमोग्लोबिन काउंट कम आता है, कुछ लोगों का ठीक भी आता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में हम जब देखेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज यही है कि हीमोग्लोबिन का काउंट कम आता है। जैसे किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का काउंट आपको कम दिखता है, तुरंत न्यूट्रोफिल पे जाइए, ढूंढिए उसको कहाँ है न्यूट्रोफिल। और अधिकतर केसों में आप देखेंगे कि न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ रहता है। अब ये न्यूट्रोफिल बढ़ा होने के कारण ये खुद कुछ परेशानी नहीं करता, ये छुपा हुआ रुस्तम है। न्यूट्रोफिल बढ़ जाने से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन न्यूट्रोफिल की एक ख़ास बात है कि जब यह बढ़ जाता है तो बाकी सारी चीज़ों को ज़रूरत से कम कर देता है। न्यूट्रोफिल की यही ख़ास बात है, जब यह बढ़ता है तो बाकी अधिकतर चीज़ों को ये कम कर देगा। एक दो चीज़ें हैं जो नहीं कम होती है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो काम की हैं वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक जो सिनेरियो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी के ब्लड रिपोर्ट सीबीसी में आप देखते हो कि न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये तो एक आम बात है कि न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ा हुआ है तो बाकी सारी चीज़ें डाउन रहेंगी। उनमें हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाएगा, रेड आरबीसी काउंट भी डाउन हो जाएगा, बाकी सारे फील जो है स्नोफिल और बेसोफिल, मोनोफिल, ये सब भी डाउन हो जाएंगे। बाकी जो साइट्स है वो भी हो सकता है डाउन हो जाए। तो इसका मतलब क्या बना? इस रिपोर्ट को देख के हमें ये समझ में आ गया हीमोग्लोबिन कम हो गया है, न्यूट्रोफिल बढ़ गया है, स्नोफिल कम हो गया है, लेकिन इससे मतलब क्या बना? तो जब भी किसी के रिपोर्ट में आप देखते हैं कि न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, तुरंत समझ जाइए कि इस व्यक्ति के शरीर में ऑटो इम्यूनिटी प्रारंभ हो गई है। ध्यान से सुनिए इस बात को।
कभी भी किसी के ब्लड रिपोर्ट में आपको अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब समझ जाइए कि यहाँ से ऑटो इम्यूनिटी की स्टार्टिंग हो गई है। अच्छा ठीक है, एक बार इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं। कई बार हमें हमारे मन में यह सवाल आता है कि हमें पता कैसे लगे कि कौन सी बीमारी ऑटो इम्यून है। तो अगर किसी का हम ब्लड टेस्ट करवा लें, जिससे हमें ये तो पता चल सकता है कि न्यूट्रोफिल कम है या ठीक है या बढ़ा हुआ है। मतलब कि अगर कहीं से भी न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। अभी सपोज़ आपके पास कोई एक पेशेंट आया, अब उसके सिम्टम्स से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है क्या चीज़? अभी डॉक्टर ने लिख दिया है एडिसन्स डिजीज़। आपने गुरुजी के किताब को खोला और पूरा उसके बारे में पढ़ा, गूगल में भी सर्च मार लिया, हर जगह देखा कि हाँ एडिसन डिजीज़ है, यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, कॉपर की अधिकता हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अब आपको मान लो कंफर्म करना है कि हाँ ये एडिसन डिजीज़ है या नहीं है, या ऑटो इम्यूनिटी है या नहीं है। तो ये कंफर्म कैसे करेंगे? तो ये कंफर्म हम लोग सिंपली सीबीसी टेस्ट से, कंप्लीट ब्लड काउंट के टेस्ट से कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने लिखा है एडिसन डिजीज़ है और देखते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, तो हमें यह पता है कि न्यूट्रोफिल बढ़ने के कारण ऑटो इम्यूनिटी होती है और एडिसन डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दैट मीन्स कन्फर्म हो गया कि बंदे को एडिसन डिजीज़ है। अब उसके बाद वेद में जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत विशेष बात है जो हमेशा हमारे डायग्नोसिस में काम आने वाली चीज़ है कि कभी किसी के ब्लड रिपोर्ट में अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो समझिए उसके अंदर धीरे धीरे अब ऑटो इम्यूनिटी ग्रो हो रही है, या फिर किसी को ऑटो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की ऑटो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो तो उसका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ रहेगा। तो अभी राजू जी आपके लिए विशेष करके एक बात बता रहा हूँ कि इतना तो फिक्स है कि पेशेंट को न्यूट्रोफिल जब बढ़ा हुआ है तो ऑटो इम्यूनिटी की डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर में ही अस्थमा भी आता है। तो जब ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अब अस्थमा है तो हमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा। ऑटो इम्यूनिटी है या इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो हमें 30 मेडुला 6 एडीआर देना ही पड़ेगा। ये दो चीज़ तो हमें फिक्स है। अच्छा, उसके बाद हमें न्यूरोथेरेपी में गुरुजी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये भी पता है कि अस्थमा जो है वो एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, मतलब हमें एसिड ट्रीटमेंट भी देना ही पड़ेगा। तो कितने फार्मूले हो गए? 3 फार्मूले हो गए। पहला हो गया इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला, दूसरा हो गया ऑक्सीजन फार्मूला, तीसरा हो गया एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला। अभी इसको देना हो तो कैसे देंगे? तो नॉर्मली जब भी हम 2-3 फार्मूले एक साथ यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन को सबसे पहले देते हैं। लेकिन जब भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का बात जब हो रहा है, जहाँ भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर की बात हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वैसे जगह पे सबसे पहले हमें आईटीएफ देना चाहिए, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला। उसके बाद सेकंड में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जा सकता है और थर्ड में एसिड ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। और इन सबसे कहीं बेहतर रहता है जो एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, यही तीनों को मिला के बनाया गया है। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट, हाँ उसमें 30 मेडुला नहीं दिया गया है क्योंकि हो सकता है उनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए उसमें 30 मेडुला का नहीं यूज़ करके उसमें एडीआर का ही यूज़ किया गया है। तो एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन ट्रीटमेंट उनके घर के किसी सदस्य को सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही सिखाया और उनको भेज दिया कि जाओ अब इनको ट्रीटमेंट दो, ऐसा नहीं करिएगा। उनको आपको सिखाने में भले एक दिन लगे, 1 घंटे लगे, लेकिन उनको सही तरीके से वो ट्रीटमेंट करने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। तो कम से कम उनको 1-2 दिन 3 दिन सिखाइए,
1 दिन 2 दिन उनसे चेक भी करिए, पेशेंट को खुद दिलवा के देखिए और उसके बाद उनको बता सकते हैं कि हाँ अभी आप घर में भी 2 बार 3 बार इनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया कीजिए। तो आज की ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मेरे को शेयर भी करनी थी आप सभी के साथ। इसके अलावा पिछला 20-25 दिन 1 महीना आप लोग का कैसा बीता, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो भी थोड़ा वो भी। जी जी राजू जी नमस्कार। सर थैंक यू सर, बिल्कुल सर। मैं जो इनको जो अभी जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और आपने जो बताया वो भी बहुत कुछ इसमें सही है सर, कि इनको हार्ट के लिए भी कोई ब्लड को पतला करने के लिए मेडिसिन यूज कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा सर इनको डायबिटीज का भी है थोड़ा सा इशू। ओके। तो जो आपने जो एक बार बताया था हमें कफ एंड कोल्ड वाला ट्रीटमेंट, तो और ये अपने आपने जैसा अपने जो वीक 4 है उसमें जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है 30 मेडुला में मैंने इसलिए ब्लॉक किया है। तो मैं दे रहा हूँ सर उनको पहले तो लेफ्ट मेडुला और 6 लेफ्ट स्वेट इंटू 3, ओके, फिर 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 8 चेस्ट ओनली, 8 पेन 1 बॉल को मैं ब्लॉक किया है, 3 म्यूकस 1 एसिड फॉर लेफ्ट चेस्ट ओनली, 2 इलेक्ट्रिक वेव, 6 लंग्स प्लस शोल्डर को ब्लॉक किया है, 6 स्टेप फिर से 6 एडीआर को ब्लॉक किया है और 6 वापस बैक एरो और एच एरो। चलिए बहुत बढ़िया है इसको। लेकिन हाँ साथ साथ जो अपना ऑक्सीजन फार्मूला है ना उनके घर के किसी मेंबर को सिखा दीजिए। जी सर, ठीक है। और दूसरा सर मैं इनको, क्योंकि इनको इंसोम्निया की भी थोड़ी सी दिक्कत है तो इंसोम्निया भी दे रहा हूँ, मल्टी मिनरल के लिए भी दे रहा हूँ। उसमें पिट को मैंने ब्लॉक किया है और लीवर टॉक्सिन के, क्योंकि इसमें लीवर का भी सर ज्यादा रोल रहता है तो लीवर को भी स्टिमुलेट करना जरूरी है। तो मेरा इसमें एक और क्वेश्चन ये था कि जो आपने सर एडवांस अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कार्डियक फॉर्मूला है तो सर उसमें ये बॉल को ब्लॉक करना चाहिए, 1 बॉल को। देखो अगर इसमें काफी कुछ देखना पड़ता है, जैसे अस्थमा और में एंजियोटेंसिन नंबर 2, ये 2 चीज पूछनी थी मुझे। एंजियोटेंसिन नंबर 2 यूज कर सकते हैं और एडवांस अस्थमा भी यूज कर सकते हैं। एक चीज देखिए, गॉल वाला जो पॉइंट है ना, जैसे अगर किसी को सूखी खांसी हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, सूखी खांसी जब होगी तो उसमें हम गॉल वाले पॉइंट का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ उनको सूखी ही आ रही है, लेकिन बस वो उनको ज्यादा खांसते हैं, लेटते समय उनको आराम मिल रहा है, बैठते समय भी आराम मिल रहा है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए ही उनको दिक्कत है। तो ये थोड़ा सा चल रहे हैं तो दिक्कत होती थी। हाँ, तो इसलिए मैं इनको कार्डियक के कारण हो रहा है। तो कार्डियक फार्मूला में जो लास्ट में पी हेपरिन देते हैं ना, जी सर, वो पी हेपरिन की जगह ए हेपरिन दे दीजिएगा। ओके सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से चारों तरफ एक बहुत जोर शोर से एक बीमारी चल रही है, आई फ्लू, जिसके लेकर के अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे ग्रुप में चर्चा भी हो रही थी। एक किसी ने मेरे से पूछा, मतलब वो ग्रुप में उन्होंने डाला था कि सर आई फ्लू का कोई ट्रीटमेंट हो तो बताइए। अभी क्या होता है ना, एक्चुअली ये नई नई बीमारियां जब आती हैं, तो अब जब गुरुजी थे उस समय कोविड-19 तो था नहीं, तो अभी क्या होता है, नई प्रॉब्लम्स में हमें सिम्टम्स देख के काम करना पड़ता है। और जिस दिन ये किसी ने पूछा था ग्रुप में आई फ्लू के ट्रीटमेंट के विषय में, और उसके ठीक 2 दिन पहले ही मेरे ताऊ जी को ये प्रॉब्लम हो गई थी। अचानक से सुबह उठे तो बिल्कुल आंखें फूली फूली लाल और दर्द हो रहा है, खुजली हो रहा है, खोल नहीं पा रहे हैं। तो थ्योरी के हिसाब से कुछ एक फार्मूले मैंने यूज़ किए। सबसे पहले तो सुबह सुबह ही मैंने वायरल ट्रीटमेंट दिया। 2-3 घंटे के बाद बोले खुजली थोड़ी कम हो गई, लेकिन कंडीशन एज इट इज सेम था, वो रेडनेस है, पूरा swell हुआ है, आँख खोल नहीं पा रहे हैं, बट हाँ ईचिंग जो थी वो कम हो गई वायरल ट्रीटमेंट देने के बाद। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार एक बार इंजरी ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो फिर दोपहर को मैंने इंजरी ट्रीटमेंट भी दिया। हाँ इंजरी ट्रीटमेंट दिया तो पेन जो था और रेडनेस जो था
वो दूर हो गया, लेकिन जो फूला हुआ था वो फिर भी ना कम हो। तो काफ़ी पहले की एक बात मेरे को याद आई। मैं जब ये बात बता रहा हूँ लगभग 2002-2003 की, मैं पंजाब में ही रहा करता था। तो एक बार एक मीटिंग में अजय गांधी सर बता रहे थे कि जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, बहुत तेज इन्फेक्शन है, उसके लिए हम लोग थाइमस ग्लैंड के जो चारों टी सेल्स होते हैं, चारों टी सेल याद है ना, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। ये जो चारों टी सेल है, अगर चारों टी सेल को हम लोग एक्टिवेट करें तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो उसके बाद कुछ मरीजों पर उन्होंने उसको अप्लाई भी किया था। मैंने पूछा कि फिर आखिर ये चारों सेल को कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो उसी समय मेरे को फ़र्क पता चला कि ये 2 थाइमस, 4 थाइमस, 8 थाइमस और 12 थाइमस क्यों बनाए गए हैं। तो शाम को मैंने फिर यही काम किया कि उनको पहले 2 थाइमस ऑनली दिया, सिर्फ थाइमस ऑनली, उसमें चेस्ट आर्म पिट कुछ नहीं, सिर्फ थाइमस दिया मैंने। फिर उसके बाद 4 थाइमस दिया, फिर 8 थाइमस दिया, फिर 12 थाइमस दिया। अगले दिन सुबह उठे तो बोल रहे कि मेरे को प्रॉब्लम जो है 90% तक मेरा ठीक हो गया है। मतलब अब ऐसी कंडीशन थी कि उनको देख करके कोई नहीं कह सकता है कि इनको कल सुबह सुबह आई फ्लू हुआ था और आज सुबह ये बंदा इतना एकदम फिट एंड फाइन है। हाँ, कुछ आंखों में भारीपन और दर्द उनको महसूस हो रहा था, वो उनको महसूस हो रहा था, बाहर से कुछ तो नहीं दिख रहा, बाहर से तो बिल्कुल ओके दिख रहे थे, उनको दर्द और थोड़ा सा वो भारीपन महसूस हो रहा था। फिर मैंने सीक्वेंस बनाया कि 3 तरह के ट्रीटमेंट मैंने दिए। सुबह वायरल दिया था, दोपहर में इंजरी ट्रीटमेंट दिया रहा, शाम को फिर मैंने थाइमस वाला सारा दिया। तो क्या इसको एक साथ हम लोग सेट कर सकते हैं? तो उसको एक साथ सेट करके फिर मैंने दूसरे दिन सुबह में दिया और 9 साढ़े 9 बजे तक इनकी सिम्टम्स बिल्कुल आउट हो गए। खैर, तो ये 2 दिन 3 दिन पहले हुआ था। फिर उसके बाद बीच में ग्रुप में किसी ने भेजा इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है तो बता सकते हैं। तो शायद ब्रिजमोहन जी ने कुछ उपाय भी बताए थे हमारे जो आयुर्वेद के अनुसार होते हैं, और उसके साथ फिर मैंने ट्रीटमेंट भी बताया, ये 2 थाइमस ऑनली, 4 थाइमस ऑनली, 8 12 वाला। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत ही जल्दी हो सकता है 1-2 दिन के अंदर। नेहा मैम भी इसके ऊपर एक सेशन करने वाली है। जैसे वो लिंक मुझे भेज देंगी मैं आप सबके साथ उसको शेयर करूँगा, उसमें एक बार ज़रूर आप लोग भाग लीजिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन पहले शिखा जी का पहले मैसेज आया था, फिर कॉल आया मेरे पास। शिखा जी अभी हैं शायद मीटिंग में। इन्होंने 2 केस मेरे साथ शेयर करे थे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, और वो दोनों ही केस काफ़ी टिपिकल है। अभी 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने शिखा जी को इसका रिप्लाई नहीं दिया है कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। बस अभी सिम्टम्स वगैरह की पूछताछ ही करी थी मैंने। और ये दोनों चीज़ें भी बहुत बहुत मतलब यूनिक चीज़ है। जैसे आज राजू जी ने जो रिपोर्ट भेजी थी, मैं कोशिश करूँगा कि सारे ग्रुप में जहाँ से भी आप लोग ये लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, उन सारे जगहों पे मैं वो रिपोर्ट भी शेयर करूँगा राजू जी ने जो भेजा था। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि चलो ब्लड रिपोर्ट है, साथ में अस्थमा की प्रॉब्लम है, कार्डियक अस्थमा है, ये है वो है। बट रिपोर्ट को देख के जैसे ही हम न्यूट्रोफिल्स को बढ़ा हुआ देखते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो रही है। तो ये एक नया चीज़ हमें सीखने को मिला। तो ये आगे दोनों जो केसेस मैं शिखा जी वाले डिस्कस करूँगा कल के क्लास में, उसमें भी काफ़ी कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। और सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग अभी पिछले मान लीजिए काफ़ी देर से अभी बात कर ही रहे, लगभग 20 मिनट से। ये 20 मिनट में हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन इन सारी बातों का निचोड़ एक ही लाइन में अगर कहा जाए तो ये समझना था कि जब भी ब्लड रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए दिखते हैं तो इसका मतलब ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो गई है। सीधी बात। जोत गर्ग साहब एक बार म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो ये कुछ आज जनरल डिस्कशंस करने थे। इसके अलावा बाकी आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। सर फाइनली आई फ्लू में ये 2 थाइमस, 4 थाइमस, 8 थाइमस, 2 4 12 8, ठीक है ना?
4 12 8 सॉरी 2 4 8 12 असेंडिंग कॉलोन में है। पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 12। सिर्फ थाइमस, उसमें चेस्ट और आर्मपिट नहीं रहेगा। वायरल इंजरी देने की जरूरत नहीं है। नहीं, इंजरी दिया उसके बाद है थाइमस वाला, तो ये 4 हुआ ना, 2 4 8 12 ये हुआ। उसके बाद जो आप इंजरी ट्रीटमेंट देते हो, इंजरी ट्रीटमेंट में कितने लाइन है? 3 लाइन का ट्रीटमेंट है इंजरी ट्रीटमेंट। तो इसके बाद इंजरी ट्रीटमेंट देना है। इंजरी ट्रीटमेंट के पहले लिम्फ ऐड करना है। अच्छा, कितना लिम्फ ऐड करना है? तो पहले वाले में 1 लिम्फ है, दूसरे वाले में 3 लिम्फ है और तीसरे वाले में 5 लिम्फ है। ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले है 2 थाइमस ओनली, फिर है 4 थाइमस ओनली, फिर है 8 थाइमस ओनली, फिर है 12 थाइमस ओनली। उसके बाद है 1 लिम्फ 1 गल 4 लिवर 4 चेस्ट ओनली। फिर है 3 लिम्फ 1 गल 4 लिवर 4 थाइमस प्लस चेस्ट। और सबसे लास्ट में है 5 लिम्फ 1 गल 4 लिवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट। ठीक है, तो ये है सारा का सारा ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया आई फ्लू के लिए, इसको यूज़ कर सकते हैं जी। राजू जी कुछ कहना चाहते हैं? एक बार अनम्यूट हो जाइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये जो आपने बताया जो न्यूट्रोफेस का बताया, तो उसमें हार्मफुली 20 सेकंड भी यूज कर सकते हैं? किसमें? ये जैसे न्यूट्रोफेस, जैसे किसी के ब्लड शुगर में बढ़ जाता है तो कंट्रोल करने के लिए हार्मफुली 20 सेकंड। हाँ देखिए, एक चीज़ है, ये हाफ कुंडली 20 सेकंड हम लोग देते क्यों हैं? पहले ये तो सोचिए। हाफ कुंडली 20 सेकंड देते हैं, ये हमारे स्टमक के जो जी सेल्स है, जो स्टमक जिन सेल्स से मिलकर बना हुआ है, उसको एक्टिवेट करने के लिए देते हैं। तो अभी आप देखोगे यूडीएफ फार्मूला में भी हम लोग कुंडली 20 सेकंड का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जी सेल एक्टिवेट होंगे तो अधिक से अधिक मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन बनेगा, एसिटिलकोलाइन हिस्टामाइन के साथ मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, हम लोग इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में हमें 6 सेकेंड और 13 सेकेंड वाला तो ठीक है, क्यों देते हैं हमें पता है। लेकिन ये 20 सेकेंड वाला भी हम लोग सोचते हैं कि ये भी कुछ इन्फेक्शन को दूर करता होगा। तो यस, यह जी सेल को एक्टिवेट करता है स्टमक के। और अगर स्टमक के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन हो, तो उसमें काम करता है ये। जैसे एक बार मैंने बताया था ना कि देखिए, सभी मेडुला का काम है हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करना। अब हाइपोथैलेमस से क्या काम करवाना है ये डिपेंड करेगा कि हम कितना मेडुला देंगे। वैसे ही हाफ कुंडली 20 सेकेंड का काम है स्टमक के जी सेल को एक्टिवेट करना। अभी हम किस फार्मूला में उसको यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम उसको यूडीएफ फार्मूला में यूज़ कर रहे हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अगर वहीं हम इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करेगा। तो पॉइंट एक ही है, लेकिन अलग अलग फार्मूला में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो एक अलग अलग हो जाता है। अभी जैसे आपको एक आप लोग मैंने आपने 2 बार मेरे को इसके बारे में बताया था, तो मैंने इसका यूज एक बार मेरे वाइफ के ऊपर भी मैंने किया था, इनको वॉमिटिंग ज्यादा हो रही थी, उसमें इसने बहुत अच्छा काम किया था। और एक बार बच्ची को वायरल इन्फेक्शन हो गया था, फीवर आ रहा था, तो उसका फीवर उतर नहीं रहा था, तो उसमें भी मैंने इसको यूज किया था, तो उसमें भी बहुत अच्छा असर किया था। अभी एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान पिलानी में जल्द आराम का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था डिप्लोमा का, उसमें आप लोग में से भी कुछ लोग थे, शायद पटेल भाई थे। तो अभी क्या हुआ, वहाँ पे जब मैं पहुँचा, हमें भी जाना था वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए, और रात को 2:30 बजे अचानक से मेरे पेट के लेफ़्ट साइड में बहुत तेज़ दर्द शुरू हुआ। ऐसा मतलब कि किसी ने वो खंजर
भोंक दिया हो, ऐसा दर्द शुरू हुआ। तो उसके बाद रात को ही डॉक्टर के पास गए। उसने तो पहले इंजेक्शन वगैरह दिया दर्द कम करने के लिए, फिर वो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई तो पता चला लेफ्ट किडनी में 6 mm का स्टोन है। ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अचानक से मेरे को लगता था कि मेरे को ऐसी भयंकर बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि मैं अल्कलाइन आदमी हूँ। मेरे को लगता था जिस दिन कोई प्रॉब्लम होगी मैं सीधा ऊपर जाऊंगा, लेकिन ये पहली बार मतलब तकलीफ देने वाली बीमारी मेरे को हुई, इतना दर्द हुआ। तो मैं सोच में पड़ गया यार कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। सुबह सचिन सर के साथ में गया और एक कंसल्टेंट के पास, तो वहाँ उन्होंने देख के पता कि देखो अभी क्या है, वो किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल वो फनल जो होता है किडनी के बाद, वहाँ पे आके स्टक हो गया था, रुक गया था, जिसके कारण पेन हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो गया था। बोले अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता अगर यहाँ से ये रिलीज हो गया तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके फंस सकता है, यूरेथ्रा में जाके फंस सकता है। ऐसा ऐसा करके उन्होंने बहुत सारा मेरे को सलाह दी और बोला कि जितनी जल्दी हो सके आप अगर सर्जरी करा लोगे तो सबसे अच्छा है। मैं बोला अच्छा चलिए ठीक है, मैं करवा लूँगा। हम लोग वापस आ गए। फिर सुबह अगले दिन थोड़ी देर तक मेरी तबीयत ख़राब रही, फिर थोड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ से वापस लौटने के बाद मैंने घर पे सोचा, पढ़ाई थोड़ा किया कि भाई किडनी स्टोन है तो हमें तो पता है कि चलो ठीक है किडनी क्लियर देना है, 7 लिवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 थाइमस प्लस चेस्ट, वो उधर से टूट के निकल जाएगा। लेकिन फंसा हुआ है तो सिर्फ इतना लेने से थोड़े होगा। तो एक चीज़ मेरे को ध्यान में आया कि जब भी हम लोग किडनी की बात करते हैं तो किडनी में बस 4 ही पॉइंट आते हैं, लिवर 0, म्यूकस 0, एसिड फ्लूइड। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है अपने पास किडनी के लिए। तो फिर मेरे को गुरुजी की बात याद आई कि जब हम लोग लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, इसके बारे में भी एक बात समझ लीजिए। आप लोग को भी शायद पता होगा लेकिन कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। हम लोग जब लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी किसी के लिए देते हैं, खास करके उंगलियों में, फिंगर्स में जो दे रहे हैं, टो फिंगर लेफ्ट ओवरी या टो फिंगर राइट ओवरी, तो हम ये क्या मान के चलते हैं कि यह औरतों में ओवरीज के लिए काम करता है, पुरुषों में टेस्टिस के लिए काम करता है। इतना है। परंतु गुरुजी ने ये बताया भी है कई जगह पे, शायद मैं देखूंगा कहीं अगर मिल जाए तो, कहीं पे लिखा हुआ भी है कि ये जो टो फिंगर राइट ओवरी या टो फिंगर लेफ्ट ओवरी दे रहे हैं, ये राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी जो पॉइंट है, ये सिर्फ ओवरी और टेस्टिस पे नहीं काम करता है, ये वैसे ही लेफ्ट और राइट किडनीज पे भी काम करता है। और उसी तरह से जो राइट ओवरी पॉइंट है यह अपेंडिक्स के लिए भी काम करता है, और लेफ्ट ओवरी जो है यह सिग्मॉइड कोलोन के लिए भी काम करती है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को कॉन्स्टिपेशन के लिए लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें लेफ्ट ओवरी भी आता है। तो लेफ्ट ओवरी क्या करता है, तो हम कहते हो डिसेंडिंग कोलोन के नीचे वाले हिस्से को एक्टिवेट करता है। तो डिसेंडिंग कोलोन का नीचे वाला हिस्सा क्या है, क्या नाम है उसका, सिग्मॉइड कोलोन। तो लेफ्ट ओवरी पॉइंट जो है वो सिग्मॉइड कोलोन को भी एक्टिवेट करता है। उसी तरह राइट ओवरी पॉइंट जो दे रहे हैं, आप लोगों ने अगर अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, याद होगा, तो अपेंडिक्स के ट्रीटमेंट में ही है 6 ADR, फिर 6 ADR, फिर 6 राइट ओवरी 6 ADR। मतलब पहला ट्रीटमेंट है 6 ADR, दूसरा ट्रीटमेंट है 6 ADR, तीसरा ट्रीटमेंट है 6 राइट ओवरी 6 ADR। तो ये अपेंडिक्स में राइट ओवरी का क्या काम है। तो कहने का मतलब है हम जो भी पॉइंट देते हैं ना, हम किसी को गॉल दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके गॉल ब्लैडर में एकदम निशाना लगा करके हम ब्लड को भेज रहे हैं ना, वो उस पूरे इंटायर रीजन में जा रहा है। कई बार देखोगे आप किसी को गॉल स्टोन के कारण गॉल रिमूव हो गया, उसको भी हम लोग गॉल का पॉइंट देते हैं। जब सवाल आता है कि भाई इसके अंदर गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो गॉल पॉइंट दे के गॉल ब्लैडर कहाँ से एक्टिवेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ गॉल ब्लैडर के ऊपर ही नहीं जाता काम करता है, वो लीवर के भी कुछ हिस्सों में काम करता है। इवन जो एसेंडिंग कॉलोन है ऊपर की तरफ जा रहा है, और जहाँ से ट्रांसवर्स कॉलोन मुड़ा हुआ है, वो कॉर्नर जो है जहाँ पे फॉलिक एसिड का निर्माण होता है, उसके ऊपर भी काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा फॉलिक एसिड का अगर फार्मूला आप देखोगे तो उसमें राइट ओवरी आता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, और किस जगह पे यूज़ करते हैं ये भी खास बात होता है। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं
बहुत कोशिश किया लेकिन किसी को मैं थाइमस प्लस चेस्ट सिखा नहीं पाया। तो अब क्या करूं? तो अब चूँकि लेफ्ट किडनी में थी तो मैं अब इसका लॉजिक आप पूछोगे तो नहीं बता सकता ये कैसे हुआ चमत्कार, कैसे ठीक हुआ। बस मैंने घर पे आके मेरे भाई साहब का एक लड़का है उसको मैंने सिखाया कि मेरे दाहिने पैर की छोटी उंगली में ऐसे ऐसे 60 बार किनारे से 60 बार ऊपर नीचे से, मतलब 62 फिंगर राइट लेफ्ट ओवरी। ये चीज़ आपके कहने के लिए समझा था, उसको तो बताया कि ऐसे। और फिर मेरे को म्यूकस जीरो 7 म्यूकस जीरो देना, 62 फिंगर लेफ्ट ओवरी और 7 म्यूकस जीरो। ऐसा मैं 1.5 मिनट के गैप में 3 बार लेता था। हाँ, चेंजेस ये किया कि पहली बार में जो 62 फिंगर था बाकी दोनों बार में 20-20 किया मैंने, क्योंकि 60 3 बार करते करते वो उंगली दर्द होने लगी। तो मैंने कहा नहीं 20 बार ही दो। लेकिन ये तो इतना सारा कुछ हुआ, बट यू कांट बिलीव 4 दिन के अंदर वो 6 mm का स्टोन यूरिन के द्वारा बाहर निकल गया। अब ये तो बहुत खुशी की बात है कि चलो बाहर निकल गया, आई एम क्योर नाउ। बट हाँ, अब इसमें लॉजिक पूछेंगे तो मैं भी नहीं बता सकता कि ये 62 फिंगर लेफ्ट ओवरी और 7 म्यूकस जीरो से ये कैसे ठीक हुआ, कैसे बाहर निकल गया। इसका लॉजिक अभी तक मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो होता है ना, इसमें हर रोज़ नए नए रिसर्च चल रहे हैं। आप घर से बाहर निकलो, किसी एक मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, आज जाके बोलना कि मेरे को थोड़ा हल्का सा फीवर आ गया है, एक मेडिसिन दो, और ठीक 1 साल के बाद जाके बोलना फिर यही बात कि मेरे को हल्का सा फीवर हो गया, एक मेडिसिन दे दो। तो 1 साल पहले जो मेडिसिन था ज़रूरी नहीं है वही मेडिसिन आपको फिर दोबारा मिलेगा, वो चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर रोज़ नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई चीज़ें लोग लेकर के आ रहे हैं। उसी तरह हमारे न्यूरोथेरेपी में भी हर रोज़ बंदा जब काम कर रहा है, हम में से हर कोई काम कर रहा है, तो हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें पता चलती ही रहती है, जिसको हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। तो खैर अभी हमारा शायद समय समाप्त होने वाला है और 4 मिनट ही बचे हैं। तो खैर आज जब भी हमने राजू जी के साथ बात करी, और ज़्यादा तो अभी बात नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि 4:06 हो गया, अभी 10 मिनट में बंद हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो भी सेशन होगा, ये आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग शिखा जी के दोनों केस हिस्ट्री के विषय में एक बार डिस्कस करेंगे। और फिर आगे जिन लोगों का रह गया अभी बात करना, हैंड राइज किया है आप लोगों ने, अधिकारी साहब है, शुभम है, डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, और ये सैमसंग SM, एक बार ये अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा एडिट करके, ऐसे आपका मोबाइल का वो मॉडल नंबर दिख रहा है, इसको एक बार अपना नाम में चेंज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये नेक्स्ट क्लास की जो भी सूचना रहेगी मैं आज रात को ही भेज दूंगा। जैसे हम लोग पहले किया करते थे मॉर्निंग में 7 बजे, वैसे ही करेंगे इसको कंटिन्यू। तो मिलेंगे फिर कल के सेशन में। और आज का सेशन पता नहीं ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं, देखता हूँ। हालांकि आज का सेशन इतना कोई टिपिकल नहीं था, लेकिन फिर भी देखता हूँ अगर रिकॉर्डिंग हो गई होगी तो इसको मैं आज ही यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलेंगे कल सेशन में। मैक्सिमम चांसेस है कि सुबह 7 बजे का ही करेंगे। सुबह 7 बजे नहीं हो पाया तो फिर दोपहर का करेंगे, लेकिन जैसा भी होगा आज मैं आप लोगों को 7-8 बजे तक कंफर्म मैसेज भेज दूंगा कल के मीटिंग के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर अगले मीटिंग में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।